हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों का भी आने वाले टाइम में एलटी का एग्ज़ाम है और ईएमआरएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए सेशन है। स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यूपी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम को देखते हुए लिए हैं। जो भी यूपी पीएससी का पैटर्न रहता है, जिसको एलटी ग्रेड अभी तक लेता आ रहा है, ठीक है, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है, ठीक है। तो उसके पैटर्न को देखते हुए, कुछ एसएससी के पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। 30 नंबर का जीएस का पोर्शन आपका प्री में आना है और वो सभी के लिए, ये क्लास सभी के लिए है जिनका कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ये सभी के लिए, क्योंकि जीएस का 30 मार्क्स का पोर्शन सभी के लिए, बाकी जो सेकंड पार्ट है वो आपके सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हम इस मॉक टेस्ट में करेंगे। सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए बढ़िया मॉक टेस्ट हो जाएगा। कोशिश करूँगी एग्ज़ाम से पहले ऐसे मैं 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको करा दूँ। सेकेंडली, जो भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर रही हूँ, जिससे जो भी मैथ्स का सिलेबस है उसको हम थॉरोली रिवाइज़ कर पाएँ विद उसके जो भी फार्मूलाज हैं विद एग्जांपल्स, जो कि टीजीटी में या पीजीटी में या पहले एलटी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करके मैं कोशिश करूँगी कि कुछ रिवीजन आपका यहाँ पर करा दूँ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम किन किन स्टूडेंट्स का 6 दिसंबर को है, ज़रूर कमेंट करके बताना। इसके बाद अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और ये जो क्लास है 30 मार्क्स की जीएस की, सभी के लिए है जिसका कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी एलटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एलटी के साथ साथ ये हमारे इसमें आपका जीए का पोर्शन आएगा, जनरल अवेयरनेस, उसमें भी काम आएगा, DSSB में भी काम आएगा और केवीएस एनवीएस में भी आपके काम आने वाला है। जैसे कि पैटर्न आप देख चुके हैं, बदल चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बिना बातों के और देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा रहा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के लिए मुख्य रूप से कौन सी जगह जानी जाती है? तो वो है लोथल। और लोथल कहाँ पर है? लोकेशन बताना इसकी, गुजरात, ठीक। तो बंदरगाह के लिए जाना जाता है लोथल, ये आप याद रखना। बंदरगाह के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जाना जाता है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 26, 56, 61 या फिर 1686 में? तो देखो, पानीपत का जो पहला वॉर हुआ था वो हुआ था 1526 में, दूसरा 56 में और तीसरा 1761 में, ठीक है। पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था 1526, दूसरा 1556, थर्ड 1761। अब मुझे ये बताना, पानीपत का पहला वॉर किस किस के बीच हुआ था और उसमें कौन जीता था, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत के वॉर से एक क्वेश्चन तो जनरली हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। ऑल राइट, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? एक तो आपका हो गया कि पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, और एक आपका हो गया क्षेत्रफल यानी कि एरिया के आधार पर। तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, लेकिन एरिया किसका सबसे बड़ा है, ये इन चारों में से आपको बताना है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जो एरिया है वो राजस्थान का सबसे बड़ा है। तो एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान टॉप पर है अकॉर्डिंग टू एरिया, और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के आधार पर आपका उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पर है, ये आप याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। देखो, मैंने क्वेश्चन एंड में आंसर इसलिए रखा है जिससे एक बार आप देखकर पहले खुद को चेक कर लो कि क्या आपको ये आता है या नहीं, अदरवाइज़ फिर आंसर तो हमारे पास है ही। तो जो सचिदानंद सिन्हा थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। एक मिनट, यहाँ पर ना क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे हैं जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो स्थायी परमानेंट अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष बाद में कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो याद रखना ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। इंडिया में बात चल रहा है, जो नेशनल इनकम है उसका अनुमान सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान भी इन्होंने ही लगाया था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी नदी, ठीक है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? गंगा, कोसी, सरयू या फिर घाघरा? बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा भी है, लेकिन ये पूछा जाता है एग्जाम में। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था? 1915, 1917, 1921 या 1925? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1915, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था? अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि गांधी जी ने अपना जो पहला आश्रम स्थापित किया था कोचरब में स्थापित किया था। कोचरब एक जगह है, वहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था। वो किया था 1915 में। लेकिन साबरमती आश्रम की अगर बात की जाए, अगर पहला आश्रम की बात की जाए तो 1915, और साबरमती आश्रम की बात की जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1917 में। साबरमती आश्रम जो है ये आपका 1917 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो गांधी जी ने पहला आश्रम कब स्थापित किया था, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद। तो गांधी जी ने कोचरब नाम की जगह में पहला 1915 में स्थापित किया था, और साबरमती आश्रम आपका 1917 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है? जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, और ये भी बताना कि इस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन है, कमेंट करके आपको बताना है। जिस क्वेश्चन पर टाइम लेने की ज़रूरत है टाइम भी लेंगे, और जिस पर नहीं है उस पर आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह, नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है भारत का? गंगा डॉल्फिन है, मगरमच्छ है, समुद्री कछुआ है या व्हेल है? ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? ठीक, गंगा डॉल्फिन है, मगरमच्छ है या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन या फिर गंगा डॉल्फिन, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, गीता रहस्य बुक रिटन बाय हुम? जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो देखिए, लोकमान्य तिलक या एल.एम. तिलक भी इनको बोला जाता है, इन्होंने बुक लिखी है गीता रहस्य। तो जब भी गीता के रहस्य की बात होगी तो किसका नाम याद रखना? लोकमान्य तिलक जी का नाम आपको याद रखना है जब भी गीता रहस्य की बात होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में मॉनसून किस दिशा से प्रवेश करता है, ये सवाल है। ठीक है, भारत में मॉनसून किस दिशा से प्रवेश करता है, आपको ये बताना है। उत्तर पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से, पूर्व से या पश्चिम से? तो भारत में जो मॉनसून एंटर करता है वो दक्षिण पश्चिम से एंटर करता है। बी करेक्ट हो जाएगा।
दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम से भारत में मॉनसून जो है वो एंटर करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो कौन से पार्ट में हैं, तो भाग 3 में है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी भाग 3 में है मौलिक अधिकार, और आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ये भी याद रखना। कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है, ठीक। संविधान में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट हैं, 12 से 35 तक हैं और भाग 3 में शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरित क्रांति का संबंध किससे है, दूध, गेहूं, मत्स्य या फिर कृषि यंत्रीकरण से, ठीक, ये बताना है आपको। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये फसलों से रिलेटेड है ना, फसलों से रिलेटेड है, जिसमें मेन रूप से आता है गेहूं और चावल। तो गेहूं यहाँ पर है और साथ में क्या आता है, चावल आता है, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से जो है वो खाद्यान्न फसलों से है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल आते हैं। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें खाद्यान्न फसलों पर सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों से रिलेटेड है, गेहूं और चावल से। साथ ही साथ आधुनिक कृषि पद्धतियों की भी इसमें बात की जाती है, ठीक। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो इंडिया है, आपको पता ही होगा, भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चाय का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, ठीक है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है, केरल, तमिलनाडु, असम या फिर वेस्ट बंगाल। तो असम जो आप जानते हैं चाय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, असम राज्य में होता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं, ये आप याद रखना। एओ ह्यूम ने कांग्रेस को स्थापित किया था, एओ ह्यूम, इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, और किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, ये पूछा है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो जो राष्ट्रपति हैं वो अपना जो रेजिग्नेशन है या इस्तीफा है वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन आयोग का गठन कब हुआ था, नियोजन आयोग का गठन कब हुआ था, जिसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हुआ था नियोजन आयोग या योजना आयोग बोला जाता है, 1950 में इसका गठन हुआ था। योजना आयोग या नियोजन आयोग का गठन हुआ था 1950 में। और आप मुझे ये बताना कि इसको ख़त्म करके क्या बनाया गया था, क्या आप जानते हैं। योजना आयोग बना था 1950 में, फिर 2015 में इसको हटाकर, ठीक है, या इसका नाम चेंज करके इसको क्या बना दिया गया, नीति आयोग। इसको क्या बना दिया गया, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो ये करवाया था, आप सभी जानते हैं, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर है, चिल्का है, सांबर है या लोनार है। तो सबसे बड़ी जो वूलर लेक है वो आपके मीठे पानी की है, और ये कहाँ पर है, वूलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ये जम्मू और कश्मीर में है, चिल्का उड़ीसा में है, सांबर कहाँ पर है, राजस्थान में, लोनार कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो ये भी याद रखना। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील, और कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपके सामने, यूपीएससी किस अनुच्छेद में आता है,
यूपीएससी संविधान के किस आर्टिकल में आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आता है आपके आर्टिकल बी यानी कि 315। वैसे तो यूपीएससी की बात आर्टिकल 315 से लेकर 323 में आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि 315 से शुरू है। जो यूपीएससी है संविधान के आर्टिकल 315 से 323 में उसकी बात है। ठीक है, 315 से शुरू होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 315। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। सवाल क्या है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कौन थे। दोनों की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो, नीति आयोग जो कि 2015 में बना था, मैंने अभी आपको बताया कब बना था नीति आयोग, 2015 में। पहले जो उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के वो थे अरविंद पनगड़िया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में ना आया हो, तो ये आपको याद रखना है। नीति आयोग 2015 में बना। इसके पहले उपाध्यक्ष थे कौन, अरविंद पनगड़िया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी जी इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत हमारा होता है क्या, वंदे मातरम। ये याद रखना, वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट है आपके सामने, भारत में डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। भारत में डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर देखो, भारत तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, भारत का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं। यहाँ पर भारत नहीं आना चाहिए। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो आविष्कार किया है वो किया है रुडोल्फ डीजल ने। इनका नाम था इसलिए इसको डीजल नाम दिया उन्होंने। ये इन्होंने किया है और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ये जर्मनी के थे रुडोल्फ डीजल जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर ये जो सारी जगह हैं गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। अब ये कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में पड़ती है ये जगह। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो ये आप सभी जानते हैं, न्यू दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है या फिर व्यापार। देखो, जो सर्विस सेक्टर है ना, सेवा क्षेत्र, जो सर्विस सेक्टर है वो भारत की नेशनल इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सब जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये थी आपकी कल्पना चावला। इनका नाम आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना में की गई। भारत के विभाजन की घोषणा किस योजना में की गई थी। क्रिप्स मिशन में, वेवल में, माउंटबेटन में, कैबिनेट मिशन में। तो माउंटबेटन योजना में ये की गई थी और ये कब हुई थी, 1947 में। भारत का विभाजन होगा, भारत पाकिस्तान में बटेगा। 1947 में ये घोषणा की गई थी माउंटबेटन योजना में। और ये कब हुआ था, 1947 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। अब आप ये आपके लिए क्या था, ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट था, तभी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे और नीचे आंसर था, जिससे पहले आप 4 ऑप्शन देख के अपना मार्क कर लो और फिर आंसर में चेक करो कि आपका सही था या गलत। तो इनको आप मॉक टेस्ट की तरह लेना। और भी आपको एग्ज़ाम से पहले ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें हम एलटी के पर्सपेक्टिव से 30 क्वेश्चंस रखेंगे। हालांकि वो DSSB, EMRS सभी एग्ज़ाम्स में, KVS वगैरह में काम आएंगे, लेकिन क्योंकि अभी 30 क्वेश्चन GS के LT में आने वाले हैं सबसे पहले, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 30 नंबर का मॉक टेस्ट है।
30 में से कितने आपके सही रहे ये ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो बीच में 1-2 क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। मैथ वाले जो लोग हैं जिनका 6 दिसंबर को पेपर है या EMRS का एग्ज़ाम है, उनके लिए भी रिवीजन क्लासेस मैं तैयार कर रही हूँ, तो जल्द ही आपको वो देखने को मिलेंगी जैसे ही प्रिपेयर हो जाती हैं। और ये जो मॉक है 30 नंबर का, ये भी आपको मिलता रहेगा। 30 का आपको GS पूछा जाएगा हर सब्जेक्ट में, और 120 का आपका सब्जेक्ट, तो दोनों पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए GS का, और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो सिर्फ आपको वीडियो को लाइक नहीं करना, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए अगर आप हमारे साथ चैनल पर पढ़ाई करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।